सो यूनिट 5 लास्ट, अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था इट वाज यूनिट 4 जो था क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड अभी तक हम पढ़ रहे थे। नाउ इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है, कैसे डेटा कलेक्शन होता है, किन किन वेज में डेटा कलेक्ट होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी हैव like how do we collect the data, how do we analyze the data, and many other things. तो देखते हैं क्या है आपका क्वालिटेटिव में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा से कैसे अलग है। ओके और एथनोग्राफी क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हम समझेंगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है, डिफरेंस देखेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च देखेंगे, क्या रेलेवेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च में सोशल साइंसेज में, स्पेशली इन साइकोलॉजी। झलक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एंड देन एट लास्ट वील सी मिक्स अप्रोच रिसर्च मेथड। मिक्स अप्रोच में क्या आता है, मिक्स अप्रोच में आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड भी इंक्लूडेड रहता है और आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड भी इंक्लूडेड रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स यूज दिस अप्रोच, मिक्स रिसर्च, मिक्स डिजाइन, ये हम यूज करते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स जो है वो काफी रिलायबल और काफी हाई ऑन वैलिडिटी हों। ओके सो सबसे पहले देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्चुअली में एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज रहती हैं जहाँ पे आप rather than doing deductive reasoning you do inductive reasoning. ओके तो इंडक्टिव रिसर्च, तो इसमें होता क्या है कि आप कुछ नॉवल प्रॉब्लम का आंसर सीक आउट कर रहे हो, यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है ना। अगर कोई इंफॉर्मेशन है जहाँ पे गैप आ रहा है, जैसे कि आपने क्वांटिटेटिव से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी बट यू थिंक कि हाँ इसमें कुछ गैप है, इसमें नेचुरल रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, या जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेबल हो सकती हैं वो नहीं शो हो रही हैं क्वांटिटेटिव से, then what you will do, you will do qualitative research. Okay and then और क्या करता है ये साइंटिफिक, इट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ओके ये सिस्टमैटिकली एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है फाइंडिंग्स को और सीक आउट करता है प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस के आंसर्स को। ओके मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को या क्वेश्चंस के आंसर्स को। ओके तो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंफॉर्मेशन किसके बारे में समझते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ओके ये तो है ही है ऑफ कोर्स। ओपिनियंस जानते हैं हम लोगों की, वैल्यूज जानते हैं और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं चाहे वो सोशल हो, पर्सनल एस्पेक्ट्स हो, ठीक है। किसी कम्युनिटी को आपको स्टडी करना है, किसी कल्चर को स्टडी करना है तो हम यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को चूज करते हैं। ओके देन हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अगर अभी पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो एक बार लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे तो प्लीज रिमाइंड मी कि मुझे एक बार ये पढ़ाना है, अभी पढ़ के कुछ भी नहीं होगा इसमें, सब भूल जाएंगे। डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट है हम वो देखते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर, ठीक है। और आप मार्केट रिसर्च पर्पसेस को स्टडी कर रहे हैं, करंट ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं, या आपके चॉइसेस जैसे जो टाइम टू टाइम ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं व्हेन वी चूज क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ओके तो क्या क्या टाइप्स हैं, सबसे पहला है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, एक्चुअली में केस स्टडी में एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन होता है। रिमाइंड द वर्ड एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन, एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन। एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन मतलब का मतलब ये होता है कि आप तब तक डेटा कलेक्ट करोगे तब तक जब तक आपकी मतलब हर तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी हर तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे जब तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना।
तो ये होता है केस स्टडी में। आप जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी इवेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी, या आप किसी कल्चर या सोसाइटी के बारे में, कल्चर में एक्चुअली एथनोग्राफी में आ जाता है वो, या कम्युनिटी, बट अगर आप कोई सोसाइटी के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम केस स्टडी को यूज करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से डेटा कलेक्शन होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इट इज नॉट रिटन ओवर हेयर इन द बुक, बट ये मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कलेक्शन एक्चुअली जब आप जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो उसी से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हो। लेट्स से वो इंडिविजुअल, जैसे कि वो इंडिविजुअल है आपका कौशल मैम, ठीक है। अब आप कौशल मैम के बारे में स्टडी कर रहे हो, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है ना। तो कौशल, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ठीक है। तो अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मतलब कि मैं डायरेक्टली कौशल मैम से सारा इंटरव्यूज ले रही हूँ, सारा उनका डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, उन्हीं से जाके सारे क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना। उन्हीं को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उन्हीं का इंटरव्यू ले रही हूँ, उन्हीं सब कुछ उनसे हो रहा है। बट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में मतलब क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सोर्सेज से आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप दूसरों से पूछ रहे हो, आप फोटोग्राफ्स यूज कर रहे हो, आप मीडिया जो कुछ है वो यूज कर रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स है उनको यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन होता है, सेम एक आप लोग अभी आगे पढ़ोगे ग्राउंडेड थ्योरी, उसमें भी एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन होता है, केस स्टडी में भी होता है। केस स्टडी में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटरव्यू आप लोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, रिपोर्ट्स देखोगे, और क्वेश्चन है जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। The final report of the case study provide rich, vivid and detailed and holistic. Holistic मतलब सब कुछ आ रहा है, जो आप केस स्टडी बनाओगे उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी अगर केस हुआ, जैसे आपने देखा होगा ना क्राइम पेट्रोल वगैरह में, या आपने कोई भी अगर मूवी देखी है, वेब सीरीज देखी है, तो उसमें देखा होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो किसी केस को स्टडी करती है, तो जितना पॉसिबल लिंक्स मिलते हैं तो वो सबको कलेक्ट करके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। यहाँ से फिंगरप्रिंट्स मिले, उसकी लोकेशन ये थी, इसकी कॉल डिटेल्स ये थी, सब कुछ, उसके नेबर्स ने ये बोला, लास्ट टाइम वो यहाँ घूमने गया था, मतलब एवरी पॉसिबल डिटेल, तो वो क्या हो जाता है, केस स्टडी। ओके, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कैसे याद रखना है, एथनिक, जैसे हम लोग देखते हैं एथनिक वेयर, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो एथनिक मतलब कोई कम्युनिटी में वो चीज चल रही है, जैसे हमारा एथनिक वेयर मतलब इंडियन कल्चर में जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एथनिक कलेक्शन होता है, एथनिक हम थोड़ा जो सूट्स एंड साड़ीज वगैरह जो पहनते हैं, तो एथनिक, तो कम्युनिटी से मतलब याद रखने वाली चीज है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इट इज अ काइंड ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन, कल्चर्स की स्टडी हो रही है यहाँ पे, कम्युनिटीज की स्टडी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, judging others based on the researcher's cultural standards. Ethnography can be used for comparative analysis of cultural groups, eating habits of North and South Indians. Etic, इसमें दो अप्रोचेज आते हैं, as it is written over here. दो अप्रोचेज हैं, एटिक अप्रोच और एक एमिक अप्रोच। Just give me a moment. Yeah. So, एथनोग्राफी में दो अप्रोचेज हैं, एक होता है एमिक अप्रोच, एक होता है एटिक अप्रोच। एमिक अप्रोच एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब आप अपने ही कल्चर को स्टडी कर रहे हो, आप किसी दूसरे कल्चर से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारे कल्चर में क्या क्या चल रहा है, या हमें एक्सप्लोर करना है कि हमारे कल्चर में जो भी चीज़ें हमें कल्चरल वैल्यूज सिखाई जा रही हैं उसका बेस क्या है, एनीथिंग, ठीक है, विच इज सब्जेक्टिव टू अस, तो वो एमिक हो जाएगा।
एटिक में कंपैरिजन होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ना, आप अपने कल्चर को किसी दूसरे कल्चर से कंपेयर करते हैं या किसी अदर दो कल्चर्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ ना ही मैं साउथ इंडियन हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ और मैं साइड में एज अ मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक जज कर रही हूँ इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों, हाँ, एज अ ऑब्जर्वर मैं काम कर रही हूँ और मैं जज भी कर रही हूँ कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये सारी चीजें, तो ये एथनोग्राफी में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि दिस इज कॉल्ड एथनोलॉजी, ठीक है। फर्दर इट कैन ऑल्सो यूज टू एनालाइज द कल्चरल पास्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एथनो हिस्ट्री, तो ये एथनो हिस्ट्री एमिक अप्रोच में आ जाएगी और ये एथनोलॉजी जो है वो आपकी एटिक अप्रोच में आ जाएगी। ओके, दिस इज known as ethnography. Then historical method, by the name we can understand is that it is related something to the history, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं कि पहले पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका रीजन क्या था, ठीक है ना। हम जैसे करते हैं ना कि जैसे हम कोई भी पास्ट को अगर एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इवेंट इसलिए हुआ था क्योंकि उसका कॉज ये हो सकता था, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है तो हम उसका कॉज एंड इफेक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्ट, बेसिकली जो भी हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉज दिस वाज द इफेक्ट, और इस तरीके से ये काम हुआ और उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट करते हैं। दिस मेथड्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द कॉजल रिलेशनशिप्स. With the help of this technique, the data related to the occurrence of the event is collected and evaluated in order to understand the reasons behind occurrence of such events. Let's say for example, इंदिरा गांधी का जब assassination हुआ था तो हमको उसका cause यही पता था ना कि because of the सिक्स के बारे में उन्होंने सिख के लिए कोई लॉ लेके आई थी वो, तो इसलिए उन लोगों ने उनको फिर क्या किया था, असैसिनेट कर दिया था। तो ये हाइपोथेसिस हम इसको टेस्ट करेंगे, समझेंगे क्यों हुआ था, सच में क्या हम जो सोच रहे हैं उसी की वजह से हुआ है। अब फ्यूचर में अगर सेम रिलेटेड टू ऐसी सेम अगर लॉज बना दिए जाएंगे तो फिर से कोई जो पॉलिटिशियन है उसके साथ भी सेम चीज हो सकती है। तो ये हिस्टोरिकल मेथड के अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। यस, एनी डाउट? ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक्चुअली में क्या है, ये डेटा को एनालाइज करने का एक तरीका है। अब देखो क्या होता है, बेसिकली आपके पास दो मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड वी हैव क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव की बात ही अलग होती है, क्वांटिटेटिव को हम बहुत ज़्यादा रिलायबल, वैलिड, स्टैंडर्डाइज्ड मानते हैं, बट नॉट टू द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम जनरलाइजेशन भी नहीं करते हैं, है ना। कोई भी अगर हमने रिसर्च की फाइंडिंग्स करी हम उसको यूजुअली जनरलाइज नहीं करते, यहाँ पे एम ही नहीं होता है जनरलाइजेशन का, बट क्वांटिटेटिव में एम होता है जनरलाइजेशन का, ठीक है। अब इसी बात को क्या हुआ कि लोगों ने बोला, कुछ रिसर्चर्स ने बोला, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इनका हमेशा नाम भूल जाती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ग्राउंडेड थ्योरी फाउंडर इन्वेंटर वाज लेजेरस, ऐसा कुछ नाम था, हाँ, ग्लेजेर एंड स्ट्रॉस। तो ग्लेजेर और स्ट्रॉस ये सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी को दे बोथ वर द फाउंडर्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो अब इन्होंने बोला कि भाई क्वालिटेटिव पे तो कोई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, राइट। तो हमको क्या करना है कि हमें थोड़ा सा क्वालिटेटिव को इतना अच्छा बनाना है कि लोग इसको यहाँ पे जनरलाइजेशन भी पॉसिबल हो जाए और ये जो फाइंडिंग्स क्वालिटेटिव के बाद भी आएंगी उनको भी हम रिलायबल और वैलिड माने। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया कि इस तरीके से हम करेंगे। अब जैसे कि लेट्स से कि हमें रेजिलियंस के बारे में स्टडी करनी है, रेजिलियंट जो बिहेवियर रहता है ना, कि जो, एक सेकेंड मैं चार्जर प्लग इन कर दूं, रेजिलियंट बिहेवियर जो
जो शो करते हैं, जैसे कि जैसे किसी कंट्री में वॉर हुआ तो अब वहाँ के लोग रेजिलियंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, रेसिलियंस शो कर रहे हैं कि हाँ, कि हम इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, वी आर वेरी ब्रेव, वी आर वेरी करेजियस, है ना। तो हमें वो चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग इन द सेंस कि आप हर पॉसिबल वे से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि रेजिलियंट बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स आती हैं, क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स आती हैं, राइट, क्या क्या पर्सनल ट्रेड्स आती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो पूरे मतलब सारे तरीके से हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो पॉसिबल जितने भी वर्ड्स हैं जो कि हर हर जगह से पाए गए हुए हैं तो हम वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग मतलब सब कुछ अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओपन कोडिंग। एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। ओपन कोडिंग में सारे पॉसिबल वर्ड्स आएंगे। लेट मी फाइंड आउट समथिंग। मेरे पास इसका पूरा एक डेटा था, मैं आपको भेज रही हूँ। आई कैन नॉट फाइंड इट। I'm unable to find it. कहाँ गया भाई? कहाँ थी मैं? ओपन कोडिंग पे। हाँ, तो ओपन कोडिंग में हमने सारे पॉसिबल वर्ड्स निकाल लिए। जैसे कि रेजिलियंस में क्या होता है कि हम फाइट करते हैं, ठीक है, वी यूजुअली नॉट गिव अप, ठीक है ना। हमारे अंदर होप रहता है कि हाँ, हम बच सकते हैं, यहाँ से सिचुएशन से हम बच सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर करेज रहता है, ब्रेव बिहेवियर शो करते हैं, ब्रेवरी होती है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली और हमने क्या करा, मेमोइंग किया। मेमोइंग का मतलब क्या होता है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या करना है, ग्राउंडेड थ्योरी में यू विल डू मेमोइंग, ठीक है। मेमोज बनाते हैं ना हम, नॉट मोमोज मेमोज बनाते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। और आपका क्या होता है कि आप अपने डेटा को बेसिकली प्रिसाइज करते हो। बहुत सारे यहाँ पर एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन होता है, तो हर तरीके से आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, पर उसको फिर शॉर्ट नोट में बना रहे हो, प्रिसाइज, इसको प्रिसाइज वे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब डेटा राइटिंग कर रहे हो, मेकिंग डेटा प्रिसाइज डेटा, ठीक है ना। मेमोइंग, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब हमने ये देख लिया ओपन कोडिंग में, ठीक है, सारे वर्ड्स। अब इतने सारे वर्ड्स का तो हम क्या करेंगे, राइट, हम नहीं कर सकते कुछ। देन आप क्या करेंगे, एक्सियल कोडिंग करेंगे। पहला स्टेप इज ओपन कोडिंग, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सियल कोडिंग। तो एक्सियल कोडिंग में हम क्या करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो रेजिलियंस जो रहता है, या जिसके अंदर रेजिलियंस रहता है, वो गिव अप नहीं करता है, वो फाइट करता है, उसके अंदर होप रहता है, करेज रहता है, ब्रेवरी, वट, ठीक है, जो भी है। बट हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरीज इन द सेंस कि हम पर्सनल ट्रेट्स में क्या हो गया, पर्सनल ट्रेट्स में आ गया कि वो लड़ेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, वो बार बार लड़ेगा, जब तक लड़ेगा जब तक वो जीत नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पर्सनल ट्रेट्स में। और पर्सनालिटी ट्रेट्स में आ गया कि उसके अंदर होप है, उसके अंदर करेज है, उसके अंदर थोड़ा सा हम बोलेंगे कि एंगर भी है, राइट, ये अग्रेसिव भी है थोड़ा सा, क्योंकि अग्रेसिव होना भी जरूरी रहता है व्हेन यू आर फाइटिंग समवेयर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें पर्सनालिटी ट्रेट्स में आ गई। और भी हम कैटेगरीज बना देंगे। तो लेट्स से कि हमने 50 कैटेगरीज बना दी अलग अलग चीजों से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हमारा मेन एम क्या था, डेटा को और प्रिसाइज करना, डेटा को और प्रिसाइज करना और शॉर्ट में लेके आना। ओपन हो गया, सारी चीजें इंक्लूड कर लेना। एक्सियल में आपने कैटेगरीज बना दी। नाउ लेट्स से कि अब हमको लास्ट में और डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव कोडिंग करेंगे।
तो सिलेक्टिव कोडिंग के अंदर अब हमने देखा कि एक कैटेगरी है, उसके अंदर भी सेम चीज आ रही है, दूसरी कैटेगरी में भी सेम चीज आ रही है, तो हम इन कैटेगरीज को बेसिकली और रिड्यूस कर देंगे। फैक्टर एनालिसिस जैसे हम करते हैं ना, तो हम इन कैटेगरीज को और कम कैटेगरीज में डाल देंगे। तो हम ऑलमोस्ट जैसे ये सिर्फ ये नंबर सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेम एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, 15 कैटेगरीज, अब 50 में से भी हम 15 कैटेगरीज लेके आएंगे जिसमें सिमिलर 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 ट्रेड्स आ रहे होंगे, ठीक है ना, सिमिलर 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 कैटेगरीज आ रही होंगी। तो ये हो गया ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब क्यों इतनी मेहनत करी, क्योंकि हमको इसमें लास्ट में जनरलाइज करना है। इसको हम जनरलाइज करेंगे क्योंकि हम बोलेंगे देखो हमने कितनी मेहनत करी है। आप अब तो रेजिलियंस के ऊपर जो हमने रिसर्च करी थी, अब तो आपको इसको जनरलाइज करना पड़ेगा ना। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम इसीलिए क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थ्योरी को यूज करते हैं। और यहाँ पे डेटा कलेक्शन एंड तक चलता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी के यहाँ पे एंड तक डेटा कलेक्शन चलता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओपन कोडिंग में तो डेटा कलेक्शन चल रहा, एक्सियल कोडिंग में तो डेटा कलेक्शन चल रहा है, सिलेक्टिव कोडिंग में तो डेटा कलेक्शन कर, जब तक रिजल्ट पे नहीं आ जाते हम तब तक डेटा कलेक्शन एट द एंड मूवमेंट तक चलता रहता है। एंड दिस इज द क्वालिटी हियर, ये लिखना है हमको। यस, प्लीज आस्क। एग्जाम्पल मैं यही दे ही तो रही हूँ, एग्जाम्पल से ही तो चल रही हूँ मैं। क्या क्या क्लियर नहीं हुआ? आई कैन नॉट यूज मेनी एग्जाम्पल ताकि आप लोग। हम्म। सी 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 सी। वेट वेट, समझ में, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आपका रिसर्च का टॉपिक है रेजिलिएंट बिहेवियर, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, यू आर स्टडिंग रेजिलियंस, ठीक है ना। तो अब ओपन कोडिंग में क्या है, डेटा कलेक्शन हो रहा है। डेटा कलेक्शन कैसे होगा, एक तो आप सारी पुरानी थ्योरीज जितनी भी हैं रेजिलियंस के ऊपर वो आप पढ़ेंगे, वन वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सेकेंड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, यू विल टॉक टू द एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, ठीक है। थर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, यू विल रीड लिटरेचर, आप मैगजीन्स देखो, आप जो भी जहाँ पे भी बुक्स हैं जो भी हैं वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फोर्थ, बायोग्राफीज देखो, जिन्होंने जो वॉर जोन से निकल के आए या जो भी है, आर्मी में है लोग या बच्चे हैं या जिसने भी रेजिलिएंट बिहेवियर शो किया है, बायोग्राफी देख रहे हैं हम, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है ना। हम इस तरीके से लास्ट तक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब सारी चीजों में से कॉमन कॉमन क्या चीज निकल के आई, जैसे कि मैंने बताया, करेज है, होप है, सारी चीजें, सारे वर्ड्स हमने हर तरीका, या जो लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, कोई उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ था या कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद वो ओवरकम करे, ठीक है, तो उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो कॉमन कॉमन जितनी भी चीजें निकल के आई आपने एक जगह पे लिख ली, आपने क्या करा, मेमोइंग कर लिया, आपने नोट्स बना लिए। अब इतना, एक थ्योरी कितने पेज की होती है, 2 से 3 पेज की या उससे भी कम, ठीक है ना। एक थ्योरी इतने ही पेज की रहती है ना, राइट और रॉन्ग। किसी भी चीज की थ्योरी अगर हम लिख रहे हैं तो इट्स 2 और 3 पेजेस। तो अब 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड्स को आप ऑपरेशनली डिफाइन करो, ये करो वो करो, तो कितना सारा पेजेस हो जाएंगे। हमको ये नहीं करना है, राइट। हमको इसको कंसाइज बनाना है, हमको इसको प्रिसाइज बनाना है, हमको इसको शॉर्ट बनाना है। ओपन कोडिंग में सब कुछ लेके आ गए हम। एक्सियल में अब हम कैटेगरी बना देंगे। क्या मैंने एग्जांपल दिया कि पर्सनालिटी उनकी कैसी होती है, पर्सनली वो लोग कैसे होते हैं, उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा होता है, या किस सिचुएशन में वो लोग एक्चुअली लड़ पा रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन थी, हमने कैटेगरीज बना दी, ठीक है ना। कैसे लड़े, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या किया, कैसी उनकी पर्सनालिटी थी, उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे उनके पेरेंट्स थे, कैसा उनका पेरेंटिंग स्टाइल था, ठीक है, कैसे वो कहाँ पे उनका डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या थी, ये सब हमने कैटेगरीज बना दी एक्सियल में। गॉट इट?
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देन लास्ट में हमको और शॉर्ट करना है, तो अब हम और शॉर्ट करेंगे। अब हम इसमें से भी फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे भी क्या क्या कॉमन चीजें हैं। ठीक है, हमने देखा कि जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, मतलब उनका चाइल्डहुड में जो पर्सनालिटी, मतलब ये इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब हम वो देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, हम उसको और शॉर्ट कैटेगरीज में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सिलेक्टिव कोडिंग में आ जाएगा। दिस इज ग्राउंडेड थ्योरी। ये बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, ये मैं सब अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ओके, एक्चुअली में ग्राउंडेड थ्योरी अगर आपने यहाँ अच्छे से समझ ली तो आराम से आप लोगों का ग्राउंडेड थ्योरी समझ में आ जाए, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी में ही लोग फंस जाते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी हर किसी को समझ में नहीं आती है। मुझे भी इनिशियली मतलब इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, बट धीरे धीरे आ गई समझ में। यस, श्योर श्योर, मैं आपको नोट्स भेजूंगी। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसर्चर का, अब हम थ्योरी पे जाते हैं, बुक में क्या लिखा है। यहाँ पे इस अप्रोच में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है रिसर्च का, रिसर्चर का। क्या क्या ग्रुप में एक्टिविटीज हो रही हैं, कल्चर में क्या क्या हो रहा है, कम्युनिटी में क्या रहा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना एंड तक एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन चल रहा है तो भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होगा ही होगा। ठीक, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा कलेक्ट जो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स, इसके अंदर सारे मेथड्स को इंक्लूड करते हैं। केस स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, और जो भी है आपका, ठीक है, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, सब कुछ। Then it is generally used in generating or developing theories. This means that the grounded theorist can not only work upon generation of new theories, they can test or elaborate previous grounded theories as well. एक तो नई theories तो बन ही सकती हैं, but हम previous जो theories हैं उनको भी हम test कर सकते हैं with the help of grounded theory. किसने बनाया था? ग्लेजर एंड स्ट्रॉस। ठीक है, ये सब नेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछा जाता है नेट में। ठीक है, स्पेलिंग में एक बार चेक कर लेते हैं इनकी, क्या स्पेलिंग थी। हाँ, ग्लेजर एंड स्ट्रॉस, राइट, ठीक है, सही है स्पेलिंग। तो इन दोनों ने, ये इन्वेंटर्स थे इसके। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। Fit, it helps in analyzing whether the theory corresponds to real existing community. अब इतना डिटेल में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम रियल एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो भी एक्चुअली में प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, हम अच्छे से ग्राउंड लेवल पे जाके टेस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। Then understanding the theory generated by grounding is clear and understandable. Generality, the theory provides much information and scope for further analysis and generating more theories. Control, the theory generated is valid and as it has been analyzed under controlled conditions. यहाँ पे controlled conditions में होता है तो हम उसको generalize कर सकते हैं. Okay. Then functions क्या है? It helps in identifying codes that allow the key points of data to be gathered. ये जो codes हैं इनको codes ही कहते हैं, open coding, axial coding, selective coding. ठीक है ना, यहाँ से हम data को gather करते हैं. It helps in making implicit belief system explicit with the help of researcher, questions and analysis. अब यही इसका main aim होता है, जो implicit belief system है उसको explicit बनाना, ताकि सबको समझ में आए, ताकि सब लोग इस पे believe कर पाएं। ठीक है ना, ताकि हम इसको जनरलाइज कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स को इंक्लूड किया जा रहा है, इतना केयरफुल एग्जीक्यूशन हो रहा है ताकि एक अच्छी थ्योरी आए, गारंटी ऑफ अ गुड थ्योरी। ठीक है, एज अ आउटकम, क्योंकि इतना मेहनत आप कर रहे हो टिल द एंड, तो जाहिर है अच्छी थ्योरी तो बनेगी बनेगी। ठीक है ना, तो इट गारंटीज अ गुड थ्योरी। Then data collection and analysis continue throughout the study. This is the main point here. ये हमेशा एग्जाम्स में, बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस थ्योरी में एंड तक डेटा कलेक्शन चलता रहता है और एंड तक डेटा एनालिसिस चलता रहता है, तो वो किस में होता है? ग्राउंडेड थ्योरी में होता है। ओके, देन फिनोमिनोलॉजी, इसमें क्या है? बिहेवियरल फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट विदाउट यूजिंग एनी थ्योरी, कैलकुलेशंस, असम्पशंस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। यहाँ पे आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप वाया कलेक्टिंग
मल्टीपल सोर्सेस, फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो, तो ये है आपका phenomenology. The concept can be best understood with the help of one of the studies that was done in the patient were asked to. ये छोड़ देते हैं हम, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये सब छोड़ देना, ठीक है, बस इतना ही लिखना, इतना एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना है कि ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ मैं, ठीक है. देन आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है.